तो अब हम लोग जो है कल जो पेपर डाले थे ए मशीन फर्स्ट का उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो हम लोगों ने क्वेश्चन पे डाला था उसमें क्वेश्चन आपके पास मशीन का था, वो क्या था, 4 सेक्शन में था आपके पास में, सबको पता होगा। और थोड़ा सा पेपर एक सही लेवल का था, इतना आसान पेपर भी नहीं था ना टफ था, एक मीडियम लेवल का पेपर बनाया गया था जो कि पिछले बार के एग्जाम में आया था, मतलब मई दिसंबर लास्ट एग्जाम हुआ था ना, दिसंबर 2019, उस टाइम का एग्जाम का पेपर था। तो इसमें हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो क्वेश्चन आपसे सोल्यूशन नहीं हुआ है उसके सोल्यूशन आपको नोट्स में जरूर मिलेंगे, जो मैंने नहीं करवाया था। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके नोट्स में नहीं करवाया होगा, तो उसके सोल्यूशन अब करेंट में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन द सिलेबस नहीं आता है बोर्ड में, कुछ क्वेश्चन आउट द सिलेबस भी जाता है। रिलेटेड आपका ब्रांच ही होता है लेकिन आउट द सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेमिनेशन आर यूज्ड इन आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन टू रिड्यूस लॉसेस। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो लेमिनेशन होता है डीसी मशीन में उसे हम किस लॉस को कम करने के लिए करते हैं। तो मैंने आपको बात बताया था कि जो लेमिनेशन होगा तो कभी भी होगा तो लेमिनेशन का यूज होता है सिर्फ एक ही लॉस हटाने के लिए किया जाता है, तो होता है आपका आयरन लॉस, और फिर हम एडी करंट लॉस भी डाल सकते हैं, एडी करंट डाल सकते हैं, या फिर कांस्टेंट लॉस। आयरन या कांस्टेंट ही दो, एडी करंट को छोड़ दो, आयरन लॉस या फिर कांस्टेंट लॉस। अगर इन दोनों को रिड्यूस करना तो क्या करते हैं, लेमिनेशन कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास में था वो क्या दे रखा है, जो कम्यूटेटर का सेगमेंट होता है ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ मटेरियल। जो कम्यूटेटर का सेगमेंट होता है ना वो किस चीज का बना होता है, वो होता है कम्यूटेटर में कट्स पॉइंट होते हैं वो होता है पास में, उसे हम बोलते हैं जो ब्रास। इसमें आंसर मैंने गलत लिख रखा है, इसका मैंने ध्यान नहीं दिया था, कम्यूटेटर से देखा था मैंने, तो इसमें मैंने सिलिकॉन स्टील लिख रखा है, इसका जो रियल आंसर आएगा वो ब्रास का है, पीतल का बना होता है, ठीक है ना। मैंने इसमें गलत डाल रखा है, उसको सही कर लेना, मैं इसमें कर दूंगा, ठीक है। इसको उसका लिखा डाल रखा है कि वेरी स्मॉल ट्रांसफार्मर आर जनरली कूल्ड। जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से कूल्ड होते हैं, वो सारे के सारे एयर कूल्ड होते हैं, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सबको वैसे ही पता होगा, ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन आर मेड अप ऑफ। जो ब्रश होता है डीसी मशीन का वो किस चीज का बना होता है, कार्बन का बना होता है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन तीसरा पेपर में भी है, ये पहले दो पेपर में क्वेश्चन सेम था, तीसरा पेपर में क्वेश्चन वो सेम ही है। उसका क्या दे रखा है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल काम करता है आप सबको पता होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद में क्या दे रखा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो डीसी सीरीज मोटर का होता है वेरी हाई होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क का डीसी सीरीज मोटर के पास में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रखा है, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबको पता हो क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, मतलब d/dt क्या करता है ये बताता है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, ट्रांसफार्मर हैज नो फिल इन द ब्लैंक लॉसेस। ये पिछले पेपर में रिपीट क्वेश्चन था ये। तो ट्रांसफार्मर के अंदर में कौन सा लॉस नहीं होता, वो आपका होता है फ्रिक्शन लॉस, क्योंकि इसमें कोई रोटेशनल पार्ट तो है नहीं, इसलिए क्या होता है इसमें कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं होता है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है वो क्या है, द रेशियो ऑफ KW टू KVA। तो KW और KVA का जो रेशियो होता है ना उसे हम अब KVA KW को हम लोग क्या जानते हैं, प्योर क्या जानते हैं, VI जानते हैं ना। तो K को हम क्या लिख सकते हैं, K पावर की यूनिट है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं V into I। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये दोनों रेशियो होता है पावर फैक्टर का रेशियो होता है। तो नोन एज पावर फैक्टर, रेशियो ऑफ KW अपॉन KVA इज नोन एज पावर फैक्टर। तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 10 में,
ए 6 पोल डीसी वेव-बाउंड मशीन, 6 पोल है, कितना दिया है 6 दिया है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो आप सबको पता है वेव बाउंड में क्या होता है, पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2, हमेशा चाहे 6 पोल रह जाए 18 पोल रह जाए 25 पोल, इससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे इसमें, 2 ही होंगे। और अगर ये लैप बाइंडिंग होता तो पैरेलल पाथ कितने होते लैप में, नंबर ऑफ जितने इसके पोल हैं, तो यहाँ से हम इक्वल टू कितना लगा देते हैं 6। तो अगर लैप में होता तो 6 होता, लेकिन है यहाँ आपके पास में क्या है वेव है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 2 होगा। तो ये था आपका सेक्शन ए का सॉल्यूशन। अब हम लोग सेक्शन बी की ओर चलते हैं। और फिर से बता रहा हूं जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको पेपर में देख लेना सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा, उस पुराने पेपर में डाल देते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ बकल्स रिले। अब देखो बकल्स रिले हम किस लिए यूज करते हैं, बकल्स रिले में बताया भी था, ये है ना बकल्स रिले। तो बकल्स रिले का मेन काम क्या होता है कि जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर में कोई इंटरनल फॉल्ट होता है तो ये क्या करता है, सर्किट को क्या करता है कि कमांड देता है कि सर्किट को क्या करो, आप उसको ट्रिप कर दो। मतलब जैसे भी अगर जैसे ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा गैस बन जाएगा, तो जब गैस बन जाएगा तो क्या ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने कंडीशन में आएगा। उस कंडीशन में जैसे ही बहुत ज्यादा गैस होगा तो क्या करेगा ट्रांसफार्मर में सर्किट ब्रेकर इक्विपमेंट होते हैं उससे ये क्या करता है कि अब आप सर्किट को ट्रिप कर दो। ये मोस्टली जितने पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर उसमें लगे होते हैं बकल्स रिले। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आप सबको पता है ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, आपको पता हो कैसे करता है। यहां से अगर हम इसको क्या करते हैं कि इनपुट सप्लाई का प्राइमरी में देते हैं, इनपुट सप्लाई अगर हम प्राइमरी में देते हैं तो यहां से क्या होता है कि पावर कहाँ जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। और सेकेंडरी में जाएगा कैसे, ड्यू टू कॉज ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न रहेगा उतना ही यहाँ पे आपके पास में क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास में ईएमएफ फिल्टर आपके पास होता चला जाएगा। और यहाँ पे जो आउटपुट है वो कैसे मिलता है इसमें, अगर जितना N1 है, N1 क्या होता है इसका सप्लाई वोल्टेज के लिए था और N2 क्या था आउटपुट के लिए था। तो हमारे पास जितना सेकेंडरी में टर्मिनल रहेगा आपके पास उतना ही आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सबको करवा रखा था बैक ईएमएफ, बार-बार तीसरा बार एक रिपीटेड क्वेश्चन है बैक ईएमएफ। हो सकता है इस बार भी सेम क्वेश्चन आ जाए बैक ईएमएफ का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो बैक ईएमएफ होता क्या है, कोई भी डीसी मोटर को जब क्या करते हैं चलाते हैं तो उसके जो आर्मेचर का टर्मिनल होता है ए और डबल ए के बीच में क्या होता है वोल्टेज बिल्डअप होता है, उसमें क्या बोलते हैं उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन टू एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर का यूज कहाँ पे करते हैं आपको पता भी होगा, वैसे हम कहाँ इसका यूज करते हैं। इसका सबसे पहला यूज करते हैं कहाँ पे करते हैं, क्रेन में करते हैं। क्रेन जो होता है उसमें डीसी सीरीज मोटर का लगाते हैं। और कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम डाल सकते हैं इसका यूज करते हैं। ट्रॉली कार जो होता है, ट्रॉली कार में इसका क्या करते हैं यूज करते हैं। और बहुत सारे यूज हैं, तो आपको जो भी समझ में आया आप लिख सकते हो, जिसको कुछ समझ में ना आए तो आप यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद इसने क्या पूछा था कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इसने क्या पूछ रखा है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एट नो लोड। तो नो लोड का मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई भी लोड नहीं है और उस कंडीशन में क्या बनाना है उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो हम आराम से बना देंगे उसमें, ठीक है ना। इसमें होगा क्या, सबसे पहले क्या आता है रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टर, फिर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। सेकेंडरी साइड में क्या आएगा, नो लोड है, और यहाँ सब आपसे क्या होगी कुछ भी लोड नहीं है, यहाँ पे लोड का ये क्या रहेगा आपके पास ओपन रहेगा। अगर लोड चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें नो लोड डाला तो नो लोड में लोड नहीं लगाएंगे, इसको ओपन छोड़ सकते हो ओपन। ये था इसका इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ से क्या करते सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई। तो ये सब चीजें
चीज़ें आपको देखने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये आपके पास जो भी R1 है, X1 है, ये N1 हो गया, ये R2 हो गया, X2 हो गया, ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रखा है हेलो, वो क्या पूछ रखा है 16 नंबर, 2 मेरिट ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर का पहला फायदा क्या है, एक तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, दूसरा लेस स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, तीसरा क्या बोलते हैं इसका साइज स्मॉलर होता है, चौथा जब अगर साइज स्मॉलर तो क्या होगा, कॉस्ट भी कम होगा। ये सब इसके फायदे हैं, कोई ठीक है ना, यहाँ से हम कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि द मेन फंक्शन ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के उसमें हम ओपन सर्किट टेस्ट इसलिए करते हैं, तो आप सबको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आयरन लॉस। आयरन लॉस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट का आंसर यूज करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर का आप करते हैं, पावर स्टेशन में करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन में करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं, और कहां पे करते हैं, स्कूल कॉलेज में करते हैं। जहां जहां पे आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर लगता है दिखता है, उसको हम कहा सकते हैं, उसके एप्लीकेशन में उसको लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पॉइंट आ जाता है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, स्टेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको पता भी होगा, वो क्या करता था। जिसमें जो आपका फर्स्ट फिंगर था वो क्या करता था, डायरेक्शन बताता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। उसका जो आपके पास में क्या था कि जो सेकंड फिंगर था वो क्या बताता था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन होता है इसका सेकंड में बताया था। और जो आपके पास थंब था वो हमेशा क्या बताता है, थंब जो होता है हमेशा आपको मोशन बताएगा। तो ये 3 चीज था इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास में क्या था, वो है डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग N2/N2 दे देते हैं N1, इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसके क्या बोलते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में लिखे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो क्या था कि हम या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो आपका सेकेंडरी वोल्टेज है या फिर इन दोनों का रेशियो हम बोल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी लिखते हैं, N2/N1 या फिर E2/E1, तो दोनों में से सब भी सही है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, K से डिनोट करते हैं, किसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाते हैं किसके बीच में, स्पीड और किसके बीच में, करंट के बीच में। तो ये इस प्रकार का करंट था ना, करंट इसका इस प्रकार कैसे क्या था, करंट था। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि नो लोड पावर इनपुट पावर, मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जो मैग्नीट्यूड क्या होता है नो लोड का, तो वो मैंने बता रखा आपको कि जो नो लोड होता है, नो लोड हम क्या जानते हैं, डब्ल्यू लोड क्या जानते हैं, डब्ल्यू लोड क्या होता है, V1 I0 cos फाइन, या फिर हम बोल सकते हैं ना जो प्राइमरी साइड का जो भी मैग्नीट्यूड है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि पावर कैलकुलेट करने के बाद इसको क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो आपका टोटल लॉस होता है ना, जो कि सर्किट टेस्ट में कितना होता है, 3 to 5% होता है, किसका, टू ऑल लॉस, तो जितनी भी लॉस हो, सही लॉस होता है 3 to 5% आपके पास सभी लॉस का ये होता है। अब हम लोग सेक्शन सी की ओर चलते हैं। उससे मैं 2 क्वेश्चन नहीं करवा रहा, उसको देखेंगे। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एज जनरेटर। क्योंकि मैंने जनरेटर का रूल बता रखा था, किस पे काम करता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करता है। लेकिन कैसे कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए। देखो ये क्या है, जनरेटर के अंदर चाहे कोई मशीन, उसके अंदर 2 पार्ट होता है। अपने क्या था, एक स्टेटर था, दूसरा क्या था, रोटर था, इसका रोटर।
स्टेटर और रोटर दोनों के में क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना होता है। तो जब तक दोनों मैग्नेट नहीं होगा ना तो मोटर चलेगा ना ही जनरेटर चलेगा। तो इन दोनों को चलाने मतलब जब भी मोटर जनरेटर चलेगा तो उस कंडीशन में एज ए मोटर और जनरेटर दोनों चाहिए, मतलब कि दोनों के लिए हमारे पास क्या होता है कि सप्लाई सिस्टम चाहिए। रोटर हो चाहे जनरेटर जो भी है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके पास में ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कि अगर बात हम आगे की करें, जो रोटर है, इसका जो रोटर आपके पास यहाँ पे चल रहा है सिस्टम, जो रोटर आपके पास बचा हुआ है वो क्या करता है कि जैसे इस रोटर को हम रोटेट करते हैं, इस रोटर को रोटेट करना जैसे हम स्टार्ट कराते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होगा। इसमें जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके अंदर क्या होता है ना, जो रोटर होता है आपको सेल्फ डिजोर्मेंट नहीं होता है। मैग्नेटिज्म होता है। अब सेल्फ डिजोर्मेंट का मतलब ये है कि जैसे ही ये घूमेगा तो इसके अंदर में क्या होगा कि मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये मैग्नेट बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेट बनता है ना, इस मैग्नेट जो मैग्नेट के कारण से क्या होगा कि सेकेंडरी जो टर्मिनल है, जो आपका रोटर है वहाँ पे क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है। और यही इंड्यूस क्या होता है क्योंकि जो सेकेंडरी में ईएमएफ कॉइल लगा हुआ इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर होता है किसके कारण से, बाय मींस ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर से। और फिर आपके पास क्या होता है कि हम वोल्टेज बनना स्टार्ट करता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल था। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में वो आई थिंक बाकी सारा करवा रखा है, कम्यूटेशन मेथड करवा रखे हैं, डिफरेंस मोटर जैसे करवा रखा है, ऑटो ट्रांसफार्मर करवा रखा है, ईएमएफ इक्वेशन करवा रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो इसके बाद जो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोग सॉल्व आउट करेंगे वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें न्यूमेरिकल डाल रखा था, अब हम लोग उसको देखते हैं। दूसरे नंबर में गिवन क्या क्या था हम उसको देखते हैं। हमारे पास लिखा क्या, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में हमारे पास गिवन क्या क्या दिया गया, पहले उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट चीज गिवन आपके पास में क्या दे रखा है, वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज दे रखा है इसमें, जिसे प्राइमरी साइड वोल्टेज बोलते हैं, वो दे रखा है 220 वोल्ट। करंट कितना दे रखा है इसका 2 एम्पीयर, सारे के सारे प्राइमरी साइड का है ओपन सर्किट करंट। उसके बाद में इसने पावर दे रखा है, कितना दे रखा है, इसे हम पीआई बोलते हैं, आयरन हाउस वाले को 100 वोल्ट। सेकेंडरी साइड हमारे पास क्या दे रखा है, शॉर्ट सर्किट में क्या क्या है, शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज ने दिया है वो दिया 40 वोल्ट। उसके बाद इसने करंट कितना दिया है 11.4 एम्पीयर, पावर कितना दे रखा है 2000 वाट। इसमें पूछा क्या है कि फुल लोड एफिशिएंसी एट द पावर फैक्टर ऑफ 0.8। तो हम लोग एफिशिएंसी और फॉर्मूला क्या जानते हैं, उससे पहले हमको चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा इसमें आयरन लॉस कितना हो रहा है और कॉपर लॉस कितना हो रहा है। तो सबसे पहला बात हम करते क्या है, इसको हम इसके क्या करेंगे कि जितने भी चीज है, अब इसमें चीज और है, रेटेड केवीए डालना है 5 और इसमें रेटेड वोल्टेज भी दिया है 400। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड, ये तो गिवन का सारा। अब यहाँ हम सोल्यूशन देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी साइड। टोटल रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड कितना आपके पास में, वो इसने गिवन कर रखा है। क्या भी आप कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता होगा, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, पी बराबर क्या होता है वी आई, ये होता है ना। तो v को क्या लिख सकते हैं, i इंटू में और गुणा में i, तो p बराबर यहाँ से क्या निकल गया i स्क्वायर r। हमें निकालना क्या है r, तो r क्या हो गया p अपॉन में i का स्क्वायर।
तो आपके पास सेकेंडरी का जो साइड है वहां का वोल्टेज कितना दिया था, सॉरी पी यहाँ पे जो लॉस दे रखा था कितना रखा था 200 वाट, क्या क्या मिलेगा 200 अपॉन में आई कितना आपके पास करंट कितना था इसका सेकेंडरी का 11.4 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1.54 आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो हम आगे जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या निकालेंगे, फुल लोड करेंगे। फुल लोड करंट, जो फुल लोड करंट होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रेटेड केवीए अपॉन में रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। तो रेटेड केवीए कितना है आपके पास में, ये फुल लोड तभी निकला है तो टोटल में इसमें देखेंगे तो रेटेड कितना डाला था केवीए, इसका डाला था आपका 5000, 5000 को रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज कितना आपके पास में, ये देखते हैं इसने दिया था 440 से 400 है, रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज डाला था 440। अब अगर इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 11.36 एम्पियर। तो ये क्या निकलेगा, इसका फुल लोड करंट निकलेगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको और सोल्व करते हैं। अब हम निकालेंगे कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो कॉपर लॉस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फुल लोड का, फुल लोड का कॉपर लॉस हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम क्या करते हैं पीसीएफ से डिनोट करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसको क्या करेंगे आई स्क्वायर फुल लोड करंट इनटू में आर ई दोनों सेकेंडरी का रेजिस्टेंस। तो देखो आई हमारे पास आ गया, आई स्क्वायर में कितना आया था 11.36 का स्क्वायर गुणा में 1.52। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे तो आपके पास क्या आएगा 198.73। ये क्या है फुल लोड कॉपर करंट, देखो क्योंकि हमारे पास क्या निकालना है टोटल पावर लॉस को कितना है, तो ये निकल जाएगा आई स्क्वायर इनटू में आर, तो ये निकल गया फुल लोड कॉपर लॉस यहां से। अब जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी एट फुल लोड। एफिशिएंसी एट फुल लोड, एफिशिएंसी आपको पता होगा क्या होता है, आउटपुट फुल लोड आउटपुट टू द फुल लोड आउटपुट प्लस में आयरन लॉस प्लस में कॉपर लॉस। ठीक है ना, तो फुल लोड आउटपुट आपके पास में क्या है, फुल लोड जो आपके पास आउटपुट है वो कितना दे रखा है इसने, और या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको मिटा रहा हूं, इसको हम ये लिख सकते हैं V2 I2 cos phi अपॉन में V2 I2 cos phi प्लस में PI प्लस में PC। PI क्या आयरन लॉस है, PC यहाँ पे क्या है फुल लोड कॉपर लॉस है। तो अब आपके पास V2 I2 cos phi, V2 कितना था V2 I2, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि रेटेड केवीए, तो V2 I2 निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा रेटेड केवीए वाला ले लेते हैं। तो रेटेड केवीए क्या है इसका 5 इनटू में 1000, उसके बाद में क्या रखा है आपके पास cos phi को कितना है 0.8 अपॉन में नीचे ये आ जाएगा 5 इनटू में 1000 इनटू में 0.8 प्लस में 198.73 प्लस में 100। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा
अपॉन में 4000 प्लस में 198.73 प्लस में 100, ये हो गया। अब इसको हम टोटल सोल्व आउट करके लेके जाएंगे तो क्या हो गया 4000 और डिवाइड बाई 4298.73। इसका जो हम सॉल्यूशन लेके आएंगे ना फाइनली, तो फाइनली आपके पास क्या था 93.05 सॉरी 93 पॉइंट आता है, 93.05 आएगा। इसको हम सोल्व करें 0.935 आता है, अगर इसको परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा 93 तो ये इसका एफिशिएंसी था। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, और आए तो पूरा श्योर हो तभी टच करना, वैसे टच मत क्या करो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को। वैसे आना नहीं चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन, आता है तो अगर ज्यादा है तो हम देख सकते हैं, जब कुछ नहीं आएगा तो हम इसके पीछे भागेंगे। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, सबको पता होगा।